नमस्कार, क्रिश सिंह आर्ट चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दौलत के लालची बेटे ने बूढ़ी माँ का कर डाला सौदा। फिर बहू ने जो किया, बेटे के होश ठिकाने लग गए। कलावती के पति की तबीयत आज कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी। उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन लगाया और बोली, बेटा तू तो जानता है अपने पिताजी की हालत के बारे में। अब तो उनकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी है। बिस्तर पर पड़े पड़े तुझे याद करते रहते हैं, तो थोड़ा सा समय निकालकर अपने बाबूजी से मिलने आ जाओ। बहू और बिटिया को भी लेते आना। तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, माँ मुझे अभी छुट्टी नहीं मिल पाएगी, इसलिए मेरा आना मुश्किल है। कुछ दिनों में समय निकाल कर आऊँगा। बेटे का ऐसा जवाब पाकर कलावती जी निराश हो गईं। उनका उदास चेहरा देखकर मुरारी जी के चेहरे पर भी निराशा के भाव आ गए। उनकी आंखों से आंसू टपककर उनके तकिए को भिगो गए। 70 वर्षीय मुरारी जी, जो कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बिस्तर पर पड़े हुए अपने जीवन के अंतिम दिनों को काट रहे हैं। कलावती जी और मुरारी जी अपने बेटे और बहू से दूर अपने पुश्तैनी गांव में रहते हैं। उनका बेटा अनुज, जो कि शहर में नौकरी करता है, शादी के बाद से शहर में ही बस गया था, जहां वह अपनी पत्नी रीना और 12 वर्षीय बेटी के साथ रहता है। गांव के मकान में कुल 2 ही जन रह गए थे, एक कलावती जी और दूसरे मुरार जी। मुरार जी की गांव में खेती थी, जिसके बल पर वह अपने परिवार का भरण पोषण करते आए थे और अपने इकलौते बेटे को पढ़ा लिखा कर इस मुकाम तक पहुंचाया था कि वह इज्जत से जी सके। अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए अपनी सारी उम्र मेहनत करने में लगा दी, लेकिन उम्र के साथ साथ उनके शरीर की ताकत कम होने लगी, जिस कारण से अपने खेतों में काम करने से लाचार हो गए थे और अपनी ज़मीन को ठेके पर दे दिया। लेकिन समय के साथ साथ उनकी हालत ज़्यादा बिगड़ गई, तो पता चला कि वह इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनकी बीमारी के इलाज में उनकी सारी बचत खत्म हो गई थी, यहाँ तक कि उनके खेत भी बिक गए थे। ले देकर उनका पुश्तैनी मकान ही अब उनके पास बचा था। पहले उनका बेटा जमीन के ठेके से आने वाली रकम हासिल करने के लिए कम से कम साल में 2 बार आ जाया करता था, परंतु जब से उनकी ज़मीन बिकी तब से तो उसने अपने माता पिता के पास आना तो दूर, उन्हें फ़ोन करना तक छोड़ दिया था। हालांकि उनकी बहू के दिल में उनके प्रति प्यार था और कभी कभार उनका हालचाल जानने के लिए फ़ोन कर दिया करती थी। अक्सर कलावती जी अपने बेटे को फ़ोन लगाकर उसे आने को कहती रहती, परंतु हमेशा उसका एक ही जवाब होता कि मैं अभी व्यस्त हूँ। आज जब शाम हुई तो अचानक मुरारी जी ने कहा, कलावती मेरा जी बहुत घबरा रहा है। कलावती जी तुरंत उनके लिए रसोई में से नींबू पानी बनाकर ले आईं, लेकिन आकर देखा तो मुरारी जी बेसुध हालत में पड़े थे। उनकी आंखें पथरा गई थीं और मुंह खुला का खुला था। कलावती जी को समझते देर न लगी कि उनके पति मुरारी जी उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुके हैं। कलावती जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। आखिर मुरारी जी के अलावा उनका अपना था ही कौन। बेटे को तो अपने पिता के अंतिम संस्कार तक में आने का भी समय नहीं था। शाम तक इंतजार करते करते जब सभी रिश्तेदार और गांव वाले थक गए तो मुरारी जी को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया गया। वहीं उनका बेटा अनुज वहां पहुंचा और अपने पिता के मृत शरीर को मुखाग्नि दी। अभी 2 दिन बीते थे कि अनुज अपनी मां के पास आकर बोला कि मेरे ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। उस दिन भी मैं बड़ी मुश्किल से छुट्टी लेकर आया था। जो होना था सो हो गया, उसे तो बदला नहीं जा सकता, लेकिन मेरा काम बहुत ज़रूरी है। कलावती जी गुमसुम सी बैठी हुई थीं। उन्होंने ना तो अपने बेटे को जाने के लिए कहा और ना ही उसे रुकने के लिए कहा। एकटक बस निहारे जा रही थीं, परंतु गांव वाले और रिश्तेदार जो वहां इकट्ठे हुए थे, उन्हें उसकी बातें सुनकर बड़ी हैरानी हुई और उनके जोर देने पर अनुज को वहीं रुकना पड़ा। अपने पिता की 13वीं करने के बाद जब अनुज वहां से वापस शहर के लिए निकलने लगा, तभी उस गांव के सरपंच ने रोककर कहा, बेटा तुम्हारी बूढ़ी माँ के केवल तुम ही एक सहारे हो। तुम लोगों के अलावा अब उनका कोई भी नहीं है। तुम भी उसे इस हालत में यहाँ छोड़कर चले जाओगे तो उन्हें कौन संभालेगा।
ऐसा करो, तुम अपनी माँ को भी अपने साथ ले जाओ। तुम लोगों के साथ रहेंगी तो कम से कम उनका समय तो कट जाएगा। यहाँ अकेले तो घर भी उन्हें काटने को दौड़ेगा। गांव के सरपंच की बात कलावती जी की बहू रीना को भी अच्छी लगी, परंतु वह अपने पति के स्वभाव को जानती थी, जिस कारण कुछ कह नहीं पाती थी। सरपंच की बात सुनकर अनुज बोला, लेकिन गांव की आबो हवा माँ के लिए ज़्यादा अच्छी है। फिर शहर में मेरा घर इतना बड़ा नहीं है कि मैं माँ को भी अपने साथ रख पाऊँ। तभी सरपंच जी बोले, बेटा तुम शायद नहीं जानते कि तुम्हारी माँ ने अपने जीवन में क्या खो दिया है। तुम्हारे बाबूजी इस उम्र में भी तुम्हारी माँ का पूरा ख्याल रखते थे। अब जब इस उम्र में उन्हें तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो तुम अपनी माँ को साथ नहीं ले जाना चाहते। ठीक है, यदि तुम्हें अपनी माँ को अपने साथ रखने से ऐतराज़ है तो यह ग्राम पंचायत उनको संभाल लेगी, लेकिन फिर उसके बाद मैं तुम्हारे पिता के पुश्तैनी मकान को छूने तक नहीं दूंगा। सरपंच की बात सुनकर अनुज घबरा गया और अपनी माँ को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गया। कलावती जी एक बहुत बड़ी मानसिक पीड़ा से गुजर रही थीं, इसलिए उनकी बहू उनको संभालना चाहती थी, लेकिन उनके बेटे को इस बात से कोई मतलब नहीं था। वह तो केवल सरपंच द्वारा जोर दिए जाने पर अपनी माँ को अपने साथ ले जाने के लिए राजी हो गया था। अनुज मतलबी और लालची इंसान था, जो रिश्तेदारों में भी अपना मतलब और स्वार्थ ढूंढा करता था। उसकी यही बात उसकी पत्नी रीना को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह जैसे तैसे अपनी माँ को अपने घर ले आया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी माँ उसकी आंखों में कांटे की तरह खटकने लगी, जबकि उसकी पत्नी उसके बिल्कुल विपरीत थी। वह एक औरत के दुख को भली भांति समझती थी, क्योंकि वह खुद भी एक औरत थी। तो वह जानती थी कि यदि किसी औरत का सहारा उसका सुहाग उजड़ जाए तो उस पर क्या बीतेगी, और वह भी ऐसी हालत में जब वह इंसान उसका इकलौता सहारा हो। परंतु वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसका पति कितना लालची व्यक्ति है और पैसों के लिए किस हद तक जा सकता है, इसलिए वह चुप रहने पर मजबूर थी। कलावती जी को बेटे के पास आए हुए पूरा 1 महीना हो चुका था, और जब अनुज ने पूरे महीने के खर्च का हिसाब लगाया तो उसके होश उड़ गए। बिजली के बिल को लेकर चिल्लाता हुआ आया और बोला, रीना आखिर तुम पूरा दिन करती क्या हो घर में? अगर एक एसी लगवाया है तो क्या सारा दिन उसकी हवा ही खाती रहती हो? इतना बिल आ गया, और राशन पर भी कितना खर्च होने लगा है। पूरे 1500 ज़्यादा खर्च हुए हैं इस बार। तभी रीना बोली, इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे माँ जी गाँव से आई हैं, तो ऐसे में अगर 1500 का खर्च बढ़ भी गया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा? इतनी कंजूसी अच्छी बात तो नहीं। और फिर इसमें से 1000 रुपये तो गांव जाने और आने के किराए में खर्च हुए थे। सुनिए जी, वह आपकी माँ हैं और अब वह हमारे साथ हैं, तो हमें उनकी ज़रूरत का ध्यान रखना चाहिए। और आप हैं कि अपने थोड़े से खर्चे पर चिल्लाने लगे। कलावती जी सारी बातें सुन रही थीं। उनकी मानसिक स्थिति तो पहले ही खराब हो चुकी थी, और ऊपर से उनके बेटे की ऐसी बातें उनके स्वास्थ्य पर और भी बुरा असर करती जा रही थीं। बढ़ते खर्चा को लेकर रीना से झगड़ा करना अनुज का रोज का काम था, जिसका नतीजा यह हुआ कि कलावती जी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। यूँ तो रीना अपनी सास का पूरा ध्यान रख रही थी, परंतु अनुज को केवल और केवल अपने पैसों की पड़ी थी। अपनी सासू माँ की बिगड़ती तबीयत को देखते हुए एक दिन रीना ने अपने पति अनुज से कहा कि माँ जी को डॉक्टर के पास दिखा लाओ। मन महसूस कर अनुज अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले गया, और जब दवाई दिलवाकर घर पहुँचा तो दवाइयों को मेज पर पटकते हुए गुस्से में चिल्लाने लगा, रीना कहाँ हो तुम? अब बस बहुत हो गया, मैं इससे ज़्यादा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। इन्हें झेलना अब मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैं इन्हें छोड़ने जा रहा हूँ। इतना कहने की देर थी कि रीना अपने कमरे से दौड़ी दौड़ी बाहर आई और बोली, छोड़कर आ रहे हैं? क्या मतलब? कहाँ छोड़कर आएंगे और किसके पास? रीना मुझे वह सब नहीं मालूम, बस मैं इतना जानता हूँ कि अब मुझे और बर्दाश्त नहीं हो सकता। अरे हर चीज़ की एक हद होती है। क्या तुम्हें मालूम भी है कि माँ की दवाइयाँ कितनी महंगी आई हैं? अरे इतने में तो हमारा पूरे महीने का खर्चा निकल आए।
ऐसे ही खर्च करता रहा तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। इससे अच्छा है कि माँ को ही कहीं छोड़ आता हूँ। इस पर रीना ने कहा, यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? वह आपकी माँ हैं और आप उन्हें सड़क पर छोड़ना चाहते हैं? ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं आप? और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, समझे आप? अपनी पत्नी की ऊंची आवाज़ सुनकर अनुज हैरान खड़ा रह गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी पत्नी ने उससे इतनी ऊंची आवाज़ में बात की थी। परंतु उसके तुरंत बाद ही रीना ने बात को संभालते हुए प्यार से अपने पति को कहा, देखिए, मैं जानती हूँ कि आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाएं। वह आपकी माँ हैं और उनकी जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं। परंतु रीना की कही बात उसके पति अनुज पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। वह अभी भी अपनी माँ को खुद से दूर करना चाहता था, परंतु उसे कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी कि वह आखिर ऐसा क्या करे जिससे उसकी माँ उससे दूर हो जाए, क्योंकि वह इतना तो समझ ही चुका था कि रीना के होते हुए ऐसा करना कोई आसान काम तो नहीं है। अब सही समय का इंतजार करने लगा। एक बार जब वह अपनी माँ को दवाई दिलाने के लिए अस्पताल लेकर गया तो वहाँ उसे एक व्यक्ति दिखा जो बहुत ज़्यादा परेशान था। दरअसल उसकी माँ की दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी थीं, जिस कारण उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए एक डोनर दाता की ज़रूरत थी। परंतु उन्हें एक परफेक्ट डोनर दाता नहीं मिल पा रहा था और उनके पास कुछ ही दिनों का समय था। अनुज यह देखकर हैरान था कि वह आदमी अपनी माँ के लिए लाखों रुपए देने को भी तैयार था ताकि कोई उसकी माँ को किडनी देने के लिए तैयार हो। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जैसे ही यह बात अनुज को पता चली तो उसके खुराफाती दिमाग में एक बहुत ही घटिया तरकीब आ गई। उसने जाकर डॉक्टर से बात की और कहा कि उसके पास एक डोनर दाता है। उसने डॉक्टर से अपनी माँ के बारे में बात की, परंतु डॉक्टर ने कहा कि इस उम्र में माँ जी की किडनी निकालने से उनकी सेहत पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर ने उसकी बात नहीं मानी। तो अनुज ने डॉक्टर को किडनी के बदले मिलने वाले पैसे में कुछ हिस्सा देने की पेशकश की। डॉक्टर को भी मालूम था कि वह आदमी अपनी माँ की जान बचाने के लिए डोनर को मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है, तो डॉक्टर ने भी लालच में आकर हाँ कर दी। उधर कलावती जी अपनी बीमारियों के कारण पहले ही बेसुध रहती थीं, इसलिए अनुज अपनी माँ को डॉक्टर की निगरानी में अस्पताल में ही छोड़कर चला गया ताकि किडनी ट्रांसप्लांट से पहले जो भी चेकअप करना चाहते हैं आसानी से कर लें, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि हम ऐसे किसी की किडनी निकालकर किसी दूसरे में ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत से चेकअप करने होते हैं और जब सारी रिपोर्ट देख ली जाएगी तभी पता चल पाएगा कि वह सही डोनर हैं भी या नहीं। इसलिए अनुज अपनी माँ को वहीं अस्पताल में छोड़कर चला गया और जैसे ही वह घर पहुँचा तो रीना उससे माँ जी के बारे में पूछने लगी, परंतु रीना ने देखा कि उसका पति अनुज उससे नज़रें चुरा रहा था। काफ़ी देर वह चुप रहा, परंतु रीना ने कई बार पूछा तो उसने कहा कि जब मैं माँ जी को दवाई दिलवाकर आ रहा था तो माँ जी अचानक सड़क की दूसरी ओर चली गईं। जब मैं उनके पीछे जाने लगा तो सड़क पर गाड़ी आ गई और न जाने माँ जी कहाँ चली गईं। रीना को यह सुनकर बहुत अजीब लगा। वह बोली, कमाल है, आपकी उपस्थिति में माँ अचानक कहीं चली गई और यहाँ आप आराम से बैठे हुए हैं। तो अनुज बोला, तो मैं क्या करता? तुम्हें भी मालूम है कि 24 घंटे से पहले कोई भी पुलिस वाला कोई कार्रवाई नहीं करता। ऐसे में मैं क्या करता? मैं उन्हें बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिली। अब तुम ही बताओ मैं क्या करता? रीना उस समय तो चुप हो गई, परंतु यह बात वह मानने को तैयार ही नहीं थी कि माँ जी अपने आप कहीं चली गईं। इसलिए वह खुद ही अपनी सासू माँ को ढूंढने के लिए निकल पड़ी, परंतु ढूंढते ढूंढते रात हो गई और कलावती जी का कोई अता पता नहीं था। अब रीना 24 घंटे बीतने का इंतजार करने लगी, लेकिन जैसे ही अगली सुबह हुई, रीना यह देखकर हैरान थी कि अनुज जल्दी जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गया और घर से जल्दबाजी में निकल गया। अनुज ने अस्पताल में जाकर डॉक्टर से बातचीत की और जब उसे डॉक्टर ने बताया कि कलावती जी उस व्यक्ति की माँ के लिए एक परफेक्ट डोनर हैं, तो अनुज जैसे उछलने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी तो लॉटरी लग गई हो। उसकी आंखों में ढेर सारे पैसे की तस्वीर नाचने लगी।
डॉक्टर ने उसे बताया कि वह आदमी किडनी के लिए 70 लाख रुपए देने को तैयार है। तो अनुज को यह सुनकर और भी लालच आ गया। उसने डॉक्टर के सामने एक बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी कि वह अपनी माँ की जान को केवल कुछ लाख रुपए के लिए तो दांव पर नहीं लगा सकता। आखिर माँ के प्यार को कोई इतनी कीमत में कैसे आंक सकता है। अनुज ने सोचा, पूरी उम्र के लिए पैसे इकट्ठे करने का इससे अच्छा मौका फिर कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए उसने लालच के बस में आकर अपनी माँ की किडनी के लिए पूरे 1 करोड़ रुपए की मांग की और मन में सोचने लगा कि बस मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाएं, फिर यह लोग चाहे माँ की किडनी निकालें या आँखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस अमीर व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए देने के लिए भी हाँ कर दी। उधर रीना के शक लगातार उसके पति अनुज की ही तरफ जा रहे थे, क्योंकि अनुज सुबह सुबह इतनी जल्दबाजी में निकला था। वह जानती थी कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज है। अपने पति के जाने के तुरंत बाद ही वह अपनी सास की फोटो को लेकर पुलिस स्टेशन में चली गई और उन्हें वहां जाकर सारी बात बता दी। परंतु कांस्टेबल ने कहा कि 24 घंटे से पहले कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे ही रीना ने इंस्पेक्टर को सारी बात बताई तो उस समय इंस्पेक्टर ने नोटिस किया 24 घंटे हो चुके हैं। फिर एक FIR दर्ज करवाने के बाद वह पुलिस को लेकर अस्पताल के लिए निकली, जहां उसकी सासू माँ यानी कलावती जी का इलाज चल रहा था। उधर अनुज तो पैसे के लालच में अंधा हो चुका था। उसके मन में केवल यही विचार चल रहा था कि एक बार ढेर सारा पैसा मिल जाए तो वह यहाँ से कहीं दूर चला जाएगा और रीना को भी कोई ना कोई झूठ बोल देगा। कलावती जी कल से ही नशे की हालत में थीं, क्योंकि उन्हें नशीला इंजेक्शन दे दिया गया था ताकि वह इस बात का विरोध ना करें। अब उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था कि तभी अस्पताल में रीना कुछ पुलिस वालों के साथ पहुंची और फिर वहां गई जहां उसकी सासू माँ की दवाई मिलती थी। लेकिन वहां पर कोई नहीं था, डॉक्टर भी छुट्टी पर था। रीना ने वहीं बैठी हुई एक नर्स से डॉक्टर के बारे में पता किया तो नर्स ने बताया कि डॉक्टर तो कई दिनों से छुट्टी पर हैं। फिर रीना ने अपनी सास का फ़ोटो दिखाकर नर्स से उनके बारे में पूछा तो नर्स बोली, जी हाँ, यह औरत तो कल यहाँ दवाई लेने के लिए आई थी। उनके साथ एक आदमी भी था। वह कुछ देर यहाँ रुके थे, परंतु वह आदमी फिर दूसरे डॉक्टर से मिलने के लिए चला गया था। लेकिन उसके बाद मुझे नहीं मालूम कि वह आदमी और औरत कहाँ गए, क्योंकि मेरी छुट्टी का समय हो गया था। मेरी जगह जो नर्स की ड्यूटी थी, शायद वह इस बारे में आपको बता पाए। रीना ने दूसरे डॉक्टर के बारे में पूछा और उनसे मिलने गई। वहां जाकर देखा कि डॉक्टर नहीं था। रिसेप्शन पर पता किया तो मालूम पड़ा कि डॉक्टर तो किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए अपनी टीम के साथ ऑपरेशन थिएटर में गए हैं। रीना को किसी अनहोनी का अंदेशा तो पहले ही था। बिना कुछ सोचे समझे वह ऑपरेशन थिएटर की तरफ दौड़ पड़ी। वहां पहुंचकर देखा कि बाहर कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ था जो कि बहुत परेशान लग रहा था और वहीं बाहर एक नर्स खड़ी थी। रीना ने जैसे उस नर्स को अपनी सासू माँ की फ़ोटो दिखाई तो उस आदमी की नज़र भी उस फोटो की तरफ पड़ी तो वह आदमी चौंक गया और घबराए हुए ऑपरेशन थिएटर की ओर देखने लगा। दरअसल वह आदमी उस औरत का छोटा बेटा था जिसे कलावती जी की किडनी लगाई जानी थी। रीना का शक अब और भी पक्का हो चुका था। वह दौड़ती हुई ऑपरेशन थिएटर की तरफ गई और दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। रीना के पीछे पीछे पुलिस भी वहां तक पहुंच चुकी थी। पुलिस ने दरवाज़ा खुलवाया और रीना पुलिस के साथ ऑपरेशन थिएटर के अंदर गई, परंतु जब वहां जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसकी सासू माँ की किडनी निकालने की पूरी तैयारी हो चुकी थी और वह बेचारी तो बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। उन्हें तो अंदाज़ा भी नहीं था कि उनका अपना इकलौता बेटा उनके साथ आज क्या करने वाला था। तभी कंधे पर बैग लटकाए अनुज भागने लगा। पुलिस वालों ने उसे वहीं दबोच लिया और उसे अपने साथ ले गया। साथ ही ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर और उस अमीर व्यक्ति को भी अपने साथ ले गए जिसने अनुज को इतने पैसे देकर उसकी माँ की किडनी खरीदी थी। थाने में ले जाकर जब अनुज की अच्छी तरह से मरम्मत की गई तो उसने सब कुछ सच सच उगल दिया कि कैसे उस लालची इंसान ने केवल और केवल पैसे की खातिर अपने जन्म देने वाली माँ तक का भी सौदा कर दिया था। पूछताछ के बाद यह पता चला
कि उस अमीर व्यक्ति का उस मामले में कोई दोष नहीं था, क्योंकि उसे तो यह तक नहीं मालूम था कि इस विषय में डोनर दाता की अपनी रजामंदी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने उसे पूरी तरह से अपने विश्वास में ले लिया था। उधर रीना अपनी सासू माँ को वहाँ से बाहर लेकर आई और उनके होश में आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही कलावती जी को होश आया तो रीना उनको गले लगाकर रोने लगी। कलावती जी अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं, लेकिन वह इतना समझ पा रही थीं कि उनकी बहू बहुत दुखी है और उसे चुप कराते हुए कहने लगीं, बेटी चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा सब ठीक करेगा। रीना अपनी सास को लेकर अपने घर वापस चली गई और उनका अच्छे से ख्याल रखने लगी। अब उनकी हालत कुछ सुधर चुकी थी, परंतु रह रहकर उनके मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि उनका बेटा अनुज कहाँ है। जब कलावती जी ने अपने बेटे के बारे में पूछा तो रीना अब उनसे सब वह बातें छुपा नहीं पाई। अस्पताल में हुई सारी घटना उन्हें बता दी। कलावती जी यह सब बातें जानकर हैरान रह गईं और सोचने लगीं कि क्या कमी थी उनकी परवरिश में जो उनका बेटा इस रास्ते पर चल पड़ा। परंतु फिर दूसरी ओर अपनी बहू को देखते उनके मन में कुछ तसल्ली भी रहती। अनुज को 3 साल कैद की सज़ा मिली और डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। दवा के साथ साथ शांत और सुखद माहौल मिलने के कारण कलावती जी का स्वास्थ्य भी अब अच्छा होने लगा था। वह धीरे धीरे ठीक होने लगी थीं। उधर बहू घर में रहते हुए ऑनलाइन जॉब शुरू कर दी ताकि घर का खर्चा निकल सके, क्योंकि वह अपनी सासू माँ को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। देखते ही देखते अब कलावती जी बिल्कुल ठीक हो गई थीं। 3 साल बीतने के बाद जब अनुज घर वापस आया तो वह पहले जैसा अनुज नहीं था। उसमें बहुत सारे बदलाव आ चुके थे। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे और दिल में अपनी माँ और पत्नी के प्रति इज्जत। अनुज के मन में अब पैसे का लालच खत्म हो चुका था। सभी लोग सुख से रह रहे थे। पैसे कम थे, लेकिन सुकून और शांति इतनी थी जितनी आज तक उस घर में कभी नहीं रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए क्रिश सिंह आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।